तुम्हारा एग्ज़ाम 4 मई को है और मुझे पता है कि तुम इस मोमेंट पे क्या फ़ील कर रहे हो, क्योंकि मैं इस जर्नी को फेस कर चुकी हूँ। एंड दोज हु आर न्यू टू माई चैनल एंड हु डोंट नो मी, सो बेसिकली आई हैड स्कोर्ड 632 इन माई नीट का एग्ज़ाम एंड माई ब्रदर हैड स्कोर्ड 650 इन हिज नीट का एग्ज़ाम एंड करेंटली वी बोथ आर डूइंग MBBS। सो आई थिंक कि तुम्हें थोड़ी तो मेरी बातें समझ आएंगी एंड आई होप कि थोड़ी मेरी बातों को सुन करके तुम्हें एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि तुम्हें करना क्या है। और ये जो हो रहा है वो नेचुरल है, वो सबके साथ होता है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जो तुम्हें सॉल्व करना है बैठ कर के तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। अपने एग्ज़ाम से कुछ महीनों पहले से स्टार्ट करती हूँ मेरे साथ क्या होता है। ये बेसिकली मैं इसलिए बता रही ताकि बहुत सारे बच्चे जो होंगे ना उनको एक मोटिवेशन मिल जाएगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं। सो बेसिकली इन शॉर्ट ये मुझे एक सर्वाइकल इंजरी हुई थी जिसकी वजह से 2.5 महीने का कंप्लीट बेड रेस्ट मेरा था 14 Feb से लेकर के टिल माई नीट का एग्ज़ाम वाला डे। और डॉक्टर ने मुझे ये लाइन कह दी थी कि तुम्हें लाइफ चाहिए या ये नीट का एग्ज़ाम चाहिए, तुम खुद डिसाइड कर लो, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता जिससे तुम्हारा पेन कम हो सके। तो अल्टीमेटली बैटल बस मेरे हाथों में थी कि जो करना है मुझे करना है, ना कोई डॉक्टर मेरी हेल्प कर सकते हैं इस मोमेंट पे, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी थी। वो रिकवरी फेज़ मांगता है 6 महीने का टाइम, उससे पहले वो नहीं ठीक हो सकता। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पीछे ले चलती हूँ तुम्हें फेब से पहले। तो फेब से पहले मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, मैंने टेस्ट लगाए थे, मैंने हर एक चैप्टर को लेक्चर के थ्रू करा था, लेक्चर के नोट्स रिवाइज़ करे थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, सब कुछ किया था। मेरे पास सारी चीज़ें थी, रिसोर्सेज थे, नॉलेज मैंने ले रखी थी। लेकिन उस नॉलेज का मेरे माइंड में यही एक मैसेज आ रहा था कि मैं उस नॉलेज का यूज़ कैसे करूं। अगर मैंने रिवीजन ही नहीं करा, मैंने वो बुक खोल कर देखी ही नहीं, मैंने अपने नोट्स देखे ही नहीं, तो मैं एग्ज़ाम्स में कैसे उसका आउटपुट निकाल पाऊँगी। ऐसे ऐसे चलता रहा। 1 महीने मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मैंने इतनी मेहनत करी है तो अगर मुझे 1 महीने भी मिल जाता है तो मैं 1 महीने में आउटपुट निकाल लूँगी जो मैंने 6 महीने की मेहनत करी है उसका। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो 1 महीने भी मुझे नहीं मिला। 1 महीने कह लो या मुझे 1 हफ्ते भी खुद के नहीं मिले। ठीक है, फिर आज मेरी मम्मी, अभी मैं एक क्लिप ऐड कर रही हूँ 2026 और 2027 वाले बच्चों के लिए। जो भी बच्चे 2025 में हैं और उनको पता है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी जा रही है, वो ये 2-3 मिनट को ना देखें, स्किप कर दो, नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन कर जाओ, तुम्हारे लिए ये वीडियो। लेकिन 2026 और 2027 वाले एस्पायरेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को ज़रूर, इस क्लिप को देख लो, तुम्हारे लिए ये, क्योंकि तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत बारी DMs में आ चुके हैं, कमेंट सेक्शन में आ चुके हैं, तो प्लीज़ डू वॉच इट आउट। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ना NCERT अभ्यास बैच से करनी है। अब मैं इसके बारे में तुम्हें डिटेल में फीचर्स बता देती हूँ। लाइक ये जो बैच है ना, ये तुम्हें क्वेश्चन NCERT बेस्ड प्रोवाइड करता है। यहाँ तुम्हें लाइक फ़िल्टर्स के ऑप्शन आते हैं। मान लो तुमने 10 पेज NCERT के पढ़े, या तुम्हारे कोचिंग में, तुम्हारे क्लास में तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया गया है, तो तुम वहाँ पे आकर के फ़िल्टर लगा करके माइटोकॉन्ड्रिया के क्वेश्चन स्पेसिफिकली सॉल्व कर सकते हो। तो इससे क्या होगी ना कि तुम्हारी NCERT तुम्हारे टिप्स पे आ जाएंगी। और हर एक बच्चा जानता है कि नीट इज़ गेम ऑफ NCERT एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। और हर एक टॉपर कहता है ना कि यू हैव टू मार्क योर इनकरेक्ट क्वेश्चन इन योर NCERT। तो यहाँ पे इस बैच में क्या होता है कि तुम जो भी क्वेश्चन इनकरेक्ट करोगे ना, वो ऑटोमेटिकली NCERT में हाईलाइट हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो ये तुम्हारा टाइम लाइक बचाएगा। तुम इंस्टेड जा कर के NCERT में अंडरलाइन कर रहे हो, रख रहे हो, और यहाँ पे तुम्हारा ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो तुम्हारा एट लास्ट टाइम बच रहा है और रिवीजन के टाइम पे सारी चीज़ें तुम्हारी एक पास रहेंगी। और नीट का पैटर्न तो तुम जानते ही हो कि कितना चेंज हो चुका है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सर्च एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो इस ऐप के अंदर ये सारे वेराइटी के क्वेश्चंस एंड मोर देन दिस तुम्हें मिलेगा फ्री ऑफ, लाइक जो तुम पे करोगे ना उसी के अंदर। तो ये आई थिंक कि इससे बेस्ट तो तुम्हें कहीं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं मिल सकती है। प्लस ये ऐप ना तुम्हें फ्लैश कार्ड्स भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली फ्लैश कार्ड्स जो होता है ना, वो एक्टिव रिकॉलिंग, एक्टिव मेमोरी के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। तो ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और प्राइस भी इसका ना लाइक बहुत कम है। लाइक 3999 में तुम पूरा ये बैच खरीद सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम ऑफलाइन में भी लाइक प्रैक्टिस करो तो तुम इसके मॉड्यूल्स भी ले सकते हो। अगर तुम मॉड्यूल्स लोगे तो अलॉन्ग विद दैट
NCERT अभ्यास बैग, यू विल गेट इट इन 5999। तो आई थिंक ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस है, क्योंकि बहुत सारे अगर तुम मॉड्यूल्स लेने जाओगे तो तुम्हें 10-15K में मिलेगा। 10-15 हज़ार वहाँ पे लगाना, और ये जानते हुए लगाना कि उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूरे तुम्हें मिलेंगे, इवन बहुत कम मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ इसको यूज़ करो। और मैं हर एक 2026 या 2027 वाले बच्चे से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ बच्चे मेरे पे भरोसा करके एक बार ये कर लेना। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि 3 दिन में रिफंड करता है ये बैच। लाइक इस बैच को तुम खरीदते हो और तुम्हें नहीं पसंद आता है तो गारंटेड रिफंड है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तुम्हें अच्छा लगे तो प्लीज़। आज ही शाम को मेरी मम्मी मुझे कॉल करी थी, और वो पीछे का क्योंकि अभी उनको ये मंथ बहुत अच्छे से याद है कि मई मतलब नीट। तो मम्मी मुझे कॉल करी और वो बोल रही थी कि अभी भी मुझे और पापा को अच्छे से याद है कि तुम एग्ज़ाम से 4 दिन पहले फ़ोन करी थी जब और पापा से बोला कि पापा मैं MBA कर लूँगी, मैं BSc MSc कर लूँगी, लेकिन मैं इस एग्ज़ाम में बैठने की हालत में नहीं हूँ, मैं नहीं बैठूँगी। तब हम लोग यही सोच रहे थे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब प्लीज़ भगवान जी कुछ भी कर दो कि इसने जो 6 महीने मेहनत करी है ना वो इसको मिल जाए। हमें ये नहीं था कि तुम MBBS करो या ना करो, हमें बस ये दिख रहा था कि कितना टूट जाएगी अगर इसका नहीं होगा तो। फिर मेरे पापा, मैं कोटा में रह रही थी उस टाइम पे, तो मेरे पापा उस 4 दिन के लिए मेरे हॉस्टल में आकर रहे थे परमिशन लेकर। तो मेरी मम्मी वही बता रही थी कि सोचो अगर उस पॉइंट पे तुमने फ़ोन करके बोला था कि मम्मी मैं पेपर नहीं दूँगी, और हम लोग भी कह दिए होते ठीक है बेटा मत देना पेपर, तो तुम वो जो तुमने 6 महीने की मेहनत करी थी ना, वो 6 महीने की मेहनत का तुम्हें आउटपुट नहीं मिल पाता, तुम्हारे 632 नंबर नीट में नहीं आए होते, क्योंकि तुमने तो कह दिया कि मैं पेपर ही नहीं दूंगी। तो मैं आज सच में मैं वो बात सोचकर हंस रही थी कि मतलब क्या मेरे अंदर ऐसा कौन सा उस 4 दिनों में थॉट आने लगा कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए, 400 नंबर आए, 200 नंबर आए, नेगेटिव में नंबर आ जाए, लेकिन मैं पेपर में जाकर बैठूंगी। और मैंने बार बार ये बात बताई है, मैं जो 3 घंटे 20 मिनट का मेरा पेपर हुआ था ना, मैंने NTA का मेल जो है मैं इस पर अटैच कर दूंगी ताकि तुम्हें बिलीव हो जाए कि ये कोई झूठी कहानी नहीं है। मैंने लिटरली NTA को मेल करा है कि प्लीज़ मुझे परमिशन दो कि मैं पेन किलर यूज़ कर सकूं पेपर के अंदर, प्लीज़ मुझे परमिशन दो ताकि मैं नेक कॉलर यूज़ कर सकूं, अदरवाइज़ मैं पेपर में नहीं बैठ पाऊंगी, मैं पेपर नहीं दे पाऊंगी। अभी जैसे मेरे साथ हुआ कि मेरे साथ हेल्थ रीज़न बना मेरे ओवर थिंकिंग का, तुम्हारे साथ ये बन रहा है कि होगा नहीं होगा, मैंने पढ़ाई में थोड़ी सी कमी कर दी थी, या मैंने अच्छे से पढ़ा है ये छूट गया है, या मैंने अच्छे से पढ़ा है उसका आउटपुट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी मेरे साथ हो सकती थी अगर वो हेल्थ वाला इशू नहीं होता। तो इसको नॉर्मलाइज करो कि तुम मेहनत करे हो, इसीलिए ये चीज़ सोच पा रहे हो कि होगा या नहीं होगा। अगर तुम मेहनत नहीं करे होते तो तुम ये सोच ही नहीं पाते कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने साल भर में उतनी मेहनत नहीं करी होगी, तो तुम वो वाले दिन इस 3 दिन में मत याद करो कि तुमने मेहनत नहीं करी, तुम वो वाले दिन याद करो कि जब तुमने मेहनत करी। खुद के माइंड को एक मैसेज दो कि ठीक है, अगर मुझे ओवर थिंक करके अपना एग्ज़ाम ख़राब करना था तो वो जो मैंने मेहनत करी वो भी नहीं किया होता, आराम से पेपर ख़राब हो जाता। क्यों मैंने मेहनत करी? अगर मैंने मेहनत करी है तो मुझे ओवर थिंक नहीं करना है, मुझे अपने रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है, मुझे हर टाइम ये सोचना है कि क्या मेरा छूट रहा है, क्या मुझे और रिवाइज़ करना है, कहाँ टेस्ट में मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी है। और टेस्ट की गलतियों के साथ 3-4 पॉइंट्स मैं बता देती हूँ जो गलतियाँ तुम्हें अवॉइड करनी ही करनी है। लाइक यू हैव टू गो थ्रू ऑल द 4 ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। लाइक ऐसा होता है कि तुमने ऑप्शन ए देखा, ऑप्शन ए तुम्हें करेक्ट लगा, तुमने टिक कर दिया, लेकिन नीचे 4th ऑप्शन तक आते आते लिखा रहता है बोथ A and C या बोथ A and B ऑप्शंस आर करेक्ट। और पेपर में ऐसा हो जाता है कि A and C दोनों करेक्ट होते हैं कई बारी। तो फिर क्या होगा कि तुमने तो यहाँ पे तो तुम्हें नॉलेज थी, तुमने क्वेश्चन बस ढंग से नहीं पढ़ा, इस वजह से तुमने अपने 5 नंबर गंवा दिए। ये गलती नहीं करनी है, ध्यान देना है पेपर के अंदर कि कहाँ पे ऑलमोस्ट लिखा है, कहाँ पे ऑल लिखा है, कहाँ पे करेक्ट लिखा है, कहाँ पे इनकरेक्ट लिखा है। बेसिकली जो नीट 2024 का एटम वाला क्वेश्चन था उसमें यही तो दिक्कत आई थी बच्चों को कि ऑलमोस्ट और ऑल में कंफ्यूज मत होना। ऑलमोस्ट मीन्स कि देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस बट ऑल मीन्स इट इज़ यूनिवर्सल, देयर आर नो एक्सेप्शंस। तो इस बात का ध्यान देना।
करेक्ट स्टेटमेंट लिखा होता है तब तो तुम कर जाते हो, जहाँ आता है ना इनकरेक्ट स्टेटमेंट वहाँ तुमसे गलतियाँ हो जाती हैं। वहाँ तुम क्या करते हो कि करेक्ट वाले स्टेटमेंट को मार्क कर देते हो अपने पेपर के अंदर, तो ये चीज़ मत करना। तीसरी चीज़, अगर तुम किसी क्वेश्चन में अटक रहे हो, फिज़िक्स का या केमिस्ट्री का है, तो उसमें तुम्हें ध्यान देना है कि अगर तुमने 2 बार ही सॉल्व किया और आंसर नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको सर्कल करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाओ। तीसरी चीज़, बायो की, जैसे ही बायो का पेपर सॉल्व करते हो, बायो की OMR भर लेना। और ध्यान देना, जब भी एक पेज से दूसरे पेज पे जाओ ना, तो ध्यान देना कि क्या वहाँ तक तुमने OMR अपनी सही भरी है, ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देना। एक और चीज़ जो तुम्हारा टाइम सेव करेगा OMR भरने में, लेकिन ये तभी करना जब एक OMR की घर से प्रैक्टिस करके जाओ। मान लो तुमने बायो के 90 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो क्या करो कि OMR में एक एक क्वेश्चन को देख करके टिक कर दो, एक छोटा सा डॉट लगा दो कि अच्छा फर्स्ट का ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है तो थर्ड पे मार्क कर दो। इससे तुम्हारा टाइम सेव होगा, लेकिन ये OMR का मेथड टाइम मांगता है। अगर तुमने टाइम नहीं लगाया तो 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाएंगे, इसलिए एक OMR की प्रैक्टिस करके जाना, अदरवाइज जैसे भरते हो वैसे ही भरना। और हाँ, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवाइज करो। टेंशन कम करने के लिए तुम्हें अपनी टेंशन बढ़ानी नहीं है। तो तुम यार, अगर अपने नीट के एग्ज़ाम से तुम कुछ अपने लाइफ में अच्छा करने जा रहे हो, तो ये मत करो ना कि उस एग्ज़ाम के चक्कर में तुम अपनी लाइफ ही हेल कर दो। और एक जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ है, प्लीज़ कुछ भी गलत कदम मत उठाना। इन केस कि तुम्हारा पेपर ख़राब जाता है, तुम्हें एक और साल मिल सकता है, लेकिन अगर तुमने अपनी लाइफ का एंड कर दिया तो तुम्हें लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। बच्चे, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ कर कह रही हूँ, प्लीज़ अपने साथ कुछ भी गलत मत करना। जो तुम्हारे मम्मी पापा है ना, वो तुम्हें डांटते होंगे कि नंबर ला, पेपर में निकाल, लेकिन जिस दिन तुम नहीं रहोगे ना, उस दिन उनकी भी लाइफ एंड हो जाएगी। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान देना, वो कितना भी डांटते हो, कुछ भी बोलते हो, जिस दिन तुम्हारा पेपर ख़राब होगा ना, वही आकर के तुम्हें शांत कराएंगे, वही आकर के तुम्हें अच्छा बोलेंगे। प्लीज़ कुछ भी खुद के साथ गलत मत करना।